प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में। ये आकाशवाणी है। अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। जितने बेसब्र आप हो रहे हैं, बेकरार आप हो रहे हैं, उतना ही हमें भी पांडे जी का इंतजार है। तो लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, पांडे जी तशरीफ ला रहे। आइए पांडे जी। आदाब। क्या हाल है? कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? कैसे मिजाज हैं? आइए तशरीफ रखिए। कुछ मकान ढूंढने में कोई दिक्कत तो पेश नहीं? जी नहीं, बस आपका इंतजार कर रहे थे, आपकी न्यूज सुन रहे थे। तो हुजूर, पहला सवाल पूछूं? पांडे जी, ज्यादातर लोगों ने तो जवानी में हंगामे मचाए होते हैं, मगर आपका तो माशाल्लाह बचपन भी जो था वो, उसमें भी काफ़ी गुल आपने खिलाए। तो हम चाहेंगे कि बचपन की जो आपकी यादें हैं उनमें हमें भी ज़रा सा शामिल कर लें आप। तो इसके माने ये हैं कि आप मेरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा जानना चाहते हैं? जी। तो ये ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ और जितनी बातें मुझे याद हैं वो मैं आपके सामने कहूँगा। देखिए, जहां तक मेरे जन्म का सवाल है, तो मेरे पिताजी सरकारी नौकर थे, यूपी गवर्नमेंट के सर्विस में थे। पेशे से वो डॉक्टर थे जी। और यहां पर मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि मैं उनकी बुढ़ापे की औलाद था। यानी मेरे पैदा होने के 3-4 साल बाद वो रिटायर हो गए। रिटायर हुए तो नेटिव प्लेस हमारा अल्मोड़ा है, हम वहां चले गए, वहीं सेटल हो गए। अब 4 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र खेलने खाने में वक्त गुजर गए। फिर विद्यार्थी जीवन शुरू हो गया, तो वो भी चलता रहा। एडोलेसेंस का पीरियड आया, किशोरावस्था जिसे हम कहते हैं। तो अब सवाल यह हुआ कि एक चीज बड़ी मजेदार मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जमाने में फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं थी। यानी बच्चे जो पैदा होते थे थोक में पैदा होते थे। तो हर मध्यम वर्गीय परिवार में दर्जन 14-15 इस तरह के बच्चे हुआ करते थे। अच्छा, उसमें ऑर्डर व्यवस्था घर में कुछ नहीं, अनुशासन डिसिप्लिन का नाम नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। जिसकी समझ में जो आता था वो अपना करने लगता था। तो 14-15 साल की उम्र में कुछ साधु सन्यासियों की तरफ हम खींच गए जी। तो उस जमाने में एक हुजूम सा इकट्ठा होता था जोगियों का, साधुओं का, सन्यासियों का। अप्रैल के महीने से कैलाश और मानसरोवर की यात्रा शुरू होती थी। तो वहां धुनियां रमती थीं, अखाड़े जमते थे, प्रवचन होते थे, गांजा भांग चरस सभी कुछ चलता था। तो हमने भी वही वस्त्र पहन लिए थे, गेरुए वस्त्र। अब देखिए, 14-15 साल की उम्र, कच्ची उम्र, अक्ल की कमी। हमने कहा चलो ये ठीक है, अपना फिलहाल ये करेंगे। अच्छा, उसके बाद उन्हीं की एक टोली में शामिल होकर हम कैलाश और मानसरोवर की यात्रा भी कर आए जी। करीब वो डिस्टेंस अल्मोड़े से 130 मील करीब पड़ती थी जी। और 10 मील रोज का सफर हम तय करके 15-20 दिन लगते थे वहां पहुंचने में। अच्छा, वहां हो गया वो दर्शन वर्शन करके फिर हम लौटे। रिटायर्ड जर्नी शुरू हुई। तो रास्ते में कुछ इस तरह की बातें भी हो गई और
कुछ उनकी हरकतों का मैं भी शिकार बना कि मुझे बड़ी घृणा जैसी और वितृष्णा और विरक्ति उन लोगों से हो गई। और उस पर फिर जब हम अल्मोड़े पहुंचे तो अपने दिल में मैं सोचता था, बावजूद अपनी कच्ची उम्र के, कि भाई देखिए ये वस्त्र इन्होंने पहन रखे हैं, नाम के ये जोगी सन्यासी हैं और कर्म इनके हैं। उस पर तुर्रा ये कि उन्होंने मुझे उपदेश भी देना शुरू किया, या जैसे प्लेटिट्यूड्स फ्रॉम द पुलपिट एज यू कॉल इट, जी, कि भाई अभी तेरी उम्र ये नहीं है कि तू इस मार्ग पे चल, विद्या अध्ययन कर, अपने माँ बाप की सेवा कर, इस तरह की बात हुई। खैर वो बात सब आई गई होगी। तो आप पढ़े कहाँ तक पांडे जी? हाँ साहब, बात यह है कि पढ़ने में मैं कभी अच्छा नहीं रहा। तो वो उन दिनों अक्सर लोग कहा करते थे, पास होते थे तो रॉयल डिवीजन कहते थे ना, उसे थर्ड डिवीजन, तो उसमें पास होते चले गए। पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मगर माँ बाप चाहते थे कि मैं पढ़ता रहूं, तो पढ़ते रहे, फेल भी होते रहे, ड्रॉप भी करते रहे, मगर चलते रहे। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैंने अल्मोड़े से किया जी। उसके बाद सन 40 में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन। तो वहाँ इसके पहले मैं एक बात और बता दूं कि वो फिर या बाद में बताऊंगा, वो नाटकों का शौक जो स्टूडेंट डेज में मुझे था, उसके पीछे मैं पागल था वर्चुअली। और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कही जाती हैं, उनमें ड्रामा ही एक ऐसी एक्टिविटी थी कॉलेज में, स्कूल डेज में, जिसमें मैं खुल के पार्ट लिया करता था। और उस जमाने के मेरे सहपाठी, मेरे मित्र अभी भी जब मुझे मिलते हैं तो मुझे खासकर एक ड्रामा की वो याद दिलाते हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य एक ड्रामा हमने खेला था जिसमें मैंने चाणक्य का पार्ट किया था जी। तो ये सिलसिला चलता रहा, आगे भी चलता रहा। हम तो सभी आपकी आवाज के दीवाने हैं पांडे जी, मगर आप कौन सी आवाज से मुतासिर? देखिए, सही बात यह है कि 1938 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। टू बी वेरी प्रिसाइज, आई थिंक सितंबर 1938 जी। तो 38 और 39 ये 2 साल लड़ाई पूरे जोरों पे चल पड़ी थी। अल्मोड़ा एक 5-7 हजार की आबादी का शहर था उन दिनों, और आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि सारे शहर में सिर्फ 2 रेडियो सेट्स थे। अच्छा। जस्ट 2 रेडियो सेट्स। तो एक विशेंद्र जोशी जी हमारे मेहरबान थे, उनके घर में भी एक था, वो साइंस मास्टर भी थे जी। तो वहां हम जाके ये सुना करते थे। तो बड़ी उत्सुकता रहती थी बर्लिन रेडियो को सुनने की, क्योंकि ये तो हमें मालूम था कि यहाँ का रेडियो या यहाँ के अखबार वो तो प्रो ब्रिटिश न्यूज देंगे जी। तो इसलिए बर्लिन रेडियो सुनने के लिए सब उतावले रहते थे, और उस पर बैन भी लगा हुआ था। अच्छा। तो वहां 2 आवाजें थी। एक तो एक लॉर्ड हॉ हुआ करते, उनका असली नाम क्या था ये तो मैं नहीं जानता, मगर वो अंग्रेज थे, और जब लड़ाई खत्म हुई तो वो पकड़े भी गए और अंग्रेजों ने सुना उन्हें फांसी भी दे दी। अच्छा। और दूसरा एक डॉक्टर फारूकी। अब मैं आपसे क्या बयान करूं कि अंग्रेजी में लॉर्ड हॉ का और उर्दू में जी। ये डॉक्टर फारूकी का ब्रॉडकास्ट, इतने पावरफुल ब्रॉडकास्ट होते थे, वो आज भी मेरे दिमाग में वाइब्रेट कर। जिंदगी का वो आपके कौन सा लम्हा था, कौन सा मोमेंट था जब आपको ये एहसास हुआ कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी? देखिए, ये तो मैं आपको बता ही चुका, जो ड्रामास में मेरा इंटरेस्ट था। तो उन्हीं दिनों से मैं ये तो जानता था कि आवाज में मेरे कुछ दम है जी। मगर इसका आभास मुझे ज्यादा समझ में सन 44 में हुआ, जब अपना एजुकेशन खत्म करने के बाद मैं लखनऊ गया। एक मामूली नौकरी कुछ तो करना ही था, तो पकड़ ली वहां ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लखनऊ। उसके साथ ही मैं रेडियो में अप्लाई किया और उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। तो एक गिरजा कुमार माथुर और एक इशरत रहमानी जो थे,
एक प्रोग्राम असिस्टेंट, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एट दैट टाइम। तो उन्होंने मेरी आवाज को सराहा ही नहीं, हाथों हाथ पी लिया, और दूसरे ही दिन से उन्होंने मुझे प्रोग्राम्स भी देने शुरू कर दिए। तो इस तरह से मैं वहाँ कैजुअल ड्रामा आर्टिस्ट हो गया। पांडे जी, अगर आप इजाजत दें तो आपको यादों के झरोखों में ले जाए हम। 40 बरस से आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मगर पहली न्यूज़ आपने ऑल इंडिया रेडियो पर कब पढ़ी, कैसा आपको महसूस हुआ, कैसा लोगों का रिएक्शन था, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पहली न्यूज में यहाँ मार्च सन 48 में आया था। तो 21 तारीख मार्च सन 48 एक्चुअली स्पीकिंग मैंने पहला न्यूज बुलेटिन पढ़ा। तो अब जहां तक एक्साइटमेंट का सवाल है, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो स्टूडियो का एटमॉस्फेयर होता है, वो रेड लाइट वगैरह जो सामने आपके आती है, उससे तो मैं वाकिफ था ही, वो मेरे लिए कोई नई चीज तो थी नहीं, मगर न्यूज पढ़ना मेरे लिए नई चीज जरूर थी। तो अब ये भी एहसास था कि इतने लोग सुन रहे होंगे, घर वाले भी सुन रहे होंगे, तो उस हिसाब से एक्साइटमेंट था। और कभी कभी तो एक्साइटमेंट ऐसा बढ़ा कि अगर आप अपना कान मेरे दिल के पास ले जाते तो आपको धड़कन भी सुनाई देगी। पांडे जी, आपने रेडियो की दुनिया में, आवाज़ की दुनिया में 40 बरस बिता दिए, मगर जो टेलीविज़न के स्टार्स हैं उन्हें, क्योंकि उनका चेहरा दिखता है, हर जगह पहचान लिया जाता है, बहुत उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती, तो कभी कभी आपको ये रंज नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि आपको पहचाना नहीं जाता? तो मतलब नहीं पहचाना जाता इस माने में कि हमारी आवाज ही लोगों के कानों तक जाती है, शक्ल दिखलाई नहीं देती। वैसे रेडियो की इम्पोर्टेंस, साडा साहब, मैं ये बात आपको बता दूं कि अभी इस मुल्क में खत्म नहीं होगी। शहरों में तो इसमें कोई शक नहीं कि रेडियो करीब करीब खत्म हो चुका, कोई सुनता ही नहीं। मगर अब हमारा मुल्क तो आप जानते हैं, इतना बड़ा मुल्क और गांवों का मुल्क है, तो वहां तो रेडियो की उतनी ही इम्पोर्टेंस आज भी है जितनी पहले थी, उसमें कोई कमी नहीं आई। अब ये दूसरी बात है कि धीरे धीरे टेलीविजन उन्हें भी खा जाए, उन पर भी हावी हो जाए, मगर उसमें अभी बहुत वक्त लगेगा। अब देखिए, एक बार क्या हुआ, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। अपनी बीवी के साथ मैं लखनऊ जा रहा था, तो हम आपस में कुछ बात कर रहे थे, तो एक साहब और बैठे हुए थे वहां, तो मेरी आवाज सुनी उन्होंने, बातें करते हुए मुझे सुना, तो थोड़ी देर मेरी मुंह की तरफ देखते रहे, फिर कहने लगे कि आप रेडियो में तो काम नहीं करते। तो मैं बड़े चक्कर में पड़ा, मैंने कहा कि ये कैसे आपने पहचान लिया? तो कहने लगा, आप देवकीनंदन पांडे तो नहीं है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हूँ। तो फिर आप सारे रास्ते वो मुझे बोर करते चले गए लखनऊ पहुंचने तक। पांडे जी, जब टेलीविजन हिंदुस्तान में नहीं आया था तो रेडियो का बहुत बोलबाला था, और पूरा परिवार जो है वो रेडियो के साथ चिपका रहता था, और बहुत उसके प्रोग्राम मकबूल होते थे। मगर टेलीविज़न के आने के बाद रेडियो को घर में यहीं कहीं पड़े रहने के लिए जगह मिल गई। तो आप तो रेडियो के सितारे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप, और ख़ुद क्या टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं या रेडियो? अब देखिए, यहाँ तो अब टेलीविज़न का जो एडवांटेज है ना, वो ये है कि शक्ल सूरत तो आपको दिखाई देती है, एक ऑडियो हुआ, एक ऑडियो विजुअल, दोनों हो, तो ऑडियो विजुअल का ज्यादा चार्म होना बड़ा जरूरी जैसा भी हो जाता है। तो अब देखते हैं, कोई प्रोग्राम देखा, अब न्यूज सुनने की इच्छा हुई, उसी के पीछे न्यूज भी चली आती है, वो भी सुन लेते हैं। मगर कभी कभी यह है कि जैसे मान लीजिए कोई मैच है या कोई और चीज है जिसे टेलीकास्ट आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर ट्रांजिस्टर में कमेंट्रीज वगैरह सुन लेते हैं जी। अब मुश्किल यह है कि यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं, ये समस्या सभी मुल्कों के सामने आई जब वहां टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुआ, कि रेडियो की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घटती गई। तो उन लोगों ने फिर ये भी तय किया कि रेडियो के कार्यक्रमों को आप इतना अट्रैक्टिव बनाइए, इतना आकर्षक बनाइए कि लोग उसे सुनने के लिए मजबूर हो जाए। जी। पांडे जी,
माफ़ कीजिएगा, जब आप असल ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या ऐसा लगता है कभी? ये इस पे कोई शक नहीं कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जो बाद में मैंने डिस्कवर किया एक्चुअली। अब 40 साल से न्यूज़ पढ़ते हुए मेरी ज़बान एक सांचे में सी ढल गई है। अब जब मैं कमेंट्री कहीं पे बोलता हूँ तो लोग कहते हैं, अरे ये तो वही आवाज है जो रेडियो से खबरें पढ़ते थे, पांडे जी हैं। या एक्टिंग भी करता हूँ, डायलॉग्स भी बोलता हूँ, तब भी उनको ये वही मेरी इमेज उनके दिमाग में रहती है। तो इस माने में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे है, इसमें कोई शक नहीं। तो आपको फिल्म में एक्टिंग करने का जो मौका है वो कैसे मिला? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि जब हम इलाहाबाद में पढ़ते थे तो फिराक का नाम तो आप जी। वो हमें हमारे सेमिनार क्लासेस लिया करते थे इंग्लिश के। अब वो वहाँ इंग्लिश तो कम पढ़ाते थे और शेर व शायरी में ज़्यादा चल पड़ते थे। तो उन्होंने एक बार एक शेर सुनाया था, कई अशार सुनाए, उनमें एक शेर बड़ा अच्छा उन्होंने सुनाया जो मैंने गांठ बांध लिया। वो ये था कि वास्ते जिंदगी के पाल लेना कोई रोग, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी चलती नहीं। बहुत खूब, बहुत अच्छे। अच्छा, इस शेर की सच्चाई मुझ पर तब उजागर हुई जब मैं रिटायर हुआ। अब अवकाश तो ग्रहण मैंने कर दिया और अब सवाल ये हुआ कि थोड़ी बहुत जिंदगी भी रह गई, थोड़ी बहुत तंदुरुस्ती भी रह गई। बहुत खूब। अब करें भी तो क्या करें, कुछ तो करना है। तो मैंने कहा कि चलो अपने पर फैला दो, जो पुरानी अपनी हॉबीज थी, जिनमें पहले दिलचस्पियां थी, उन्हें फिर से एक बार रिवाइव कर लिया। पांडे जी, हम जानते हैं कि आपको एक्टिंग का बेहद शौक है और आप बहुत अच्छे अदाकार भी हैं, और हमने आपको एक तो फिल्मों में देखा भी है। तो फिल्मों की ऑफर आपको कैसे मिली और कब मिली? वो भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि अशोक आहूजा नाम के एक सज्जन, वो मेरे लड़के के साथ पूना में पढ़ते थे। इन्होंने डायरेक्शन का कोर्स किया, लड़के ने मेरे एक्टिंग का। तो वो एक दिन मेरे पास आए मुझसे सलाह लेने के लिए आए कि भाई मैं इस तरह की एक पिक्चर बना रहा हूं, उसमें एक रोल है और उसके लिए कोई अच्छे आर्टिस्ट को आप सजेस्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई रेडियो में जो लोग काम करते हैं या टीवी में जो लोग नाटकों में भाग लेते हैं, उनमें से मैं कुछ आर्टिस्टों का नाम आपको बता सकता हूँ। आप अगर चाहें तो उनसे मिल लीजिए और बात कर लीजिए। तो खैर मुझसे बात करके चले तो गए। दूसरे दिन पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि मुझसे कहने लगे कि पांडे साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस रोल को कर दीजिए। इधर मैंने कुछ नहीं कहा जी। मैंने कहा कि भाई अब तेरा कॉमर्शियलिज्म तेरे दिमाग में होगा, स्क्रीन पर मैंने कभी काम किया नहीं, ये मेरा पहला मौका होगा। हो सकता है कि मैं जो एक्सपेक्टेशंस दे रहे हैं वहां तक न पहुंच पाऊं। उन्होंने कहा, पांडे साहब आप इसकी कोई चिंता मत कीजिए, हम लोग वहां मौजूद हैं, आपको बताते रहेंगे, डायरेक्ट करते रहेंगे। तो मैंने आई जंप्ड ओवर द ऑफर, आई डिड इट एंड यू डिड इट वेरी वेल। हाँ, अब ये तो खैर देखने वाले ही कह सकते हैं। अंतहीन के बाद मुझे गोविंद निहलानी ने इसके लिए बुला लिया, ये तमस के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर नाहटा साहब ने मुझे वो बड़े घर की बेटी के लिए बुला लिया। अब अगले महीने मुझे एक चोली दामन एक सीरियल बन रहा है जिसे सत्यू साहब प्रोड्यूस कर डायरेक्ट कर, तो उसमें उन्होंने मुझे ले रखा है। तो ये सिलसिला चला हुआ है जी। पांडे जी, हमें और हमारे दर्शकों को तो आपके सभी समाचार बुलेटिन अच्छे लगे, लेकिन आपके ख्याल से अब तक आपने बेस्ट बुलेटिन कौन सा पढ़ा और आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी थी? बेस्ट परफॉर्मेंस एक बड़ा आयरॉनिक मतलब एक वाकया है। ये मैं भी नहीं सब, अब रोज अच्छी तरह से बुलेटिन रिहर्स करके पढ़ते चले आए, कभी मैंने उसमें कोताही नहीं की। मगर एक बड़ी मजे की बात यह है, अब तो हंसी आती है उस बात को सोच के और बता के, कि एक बार होलियों के मौके पर यार दोस्तों के साथ बैठ के खूब दबा के मैंने भांग पी ली।
उन दिनों 9:15 बुलेटिन हुआ करता था और वो मोस्ट प्रेस्टिजियस बुलेटिन उन दिनों का होता था जी। 15 मिनट का। तो खैर मैं चला गया। अब 15 मिनट पहले मैं वहां पहुंचा तो मैंने शुरू में तो ये सोचा था, हालत मेरी खराब थी, सोचा मैंने ये था कि कोई और पढ़ने वाला अगर मिल जाए तो उसको सौंप दूंगा। तो वहाँ हमारे सुपरवाइजर भी थे, तो वो मुझसे कहने लगे कि पांडे पढ़ लोगे तुम इस हालत में? तो मैंने कहा साहब अब कोई है नहीं तो मैं कोशिश करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं कर लूँ। तो जल्दी जल्दी मैंने नजर उस पर डाली। उसके बाद पूरा कंसंट्रेशन के साथ मैंने वो बुलेटिन शुरू से आखिर तक पढ़ा, और ऐसा पढ़ा कि कहीं पे वो गाड़ी नहीं रुकी और कोई गलती फंबलिंग या कोई चीज इसमें, बल्कि दूसरे दिन मुझे डायरेक्टर साहब ने बुलाया और मेरी पीठ ठोकी जी। फॉर दैट परफॉर्मेंस। उस जमाने में लोग ये भी करते थे, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता था तो आपकी पूरी पीठ ठोकते थे, पूरी तारीफ आपकी करते थे। अगर बिगड़ गया तो उसी तरह से फिर आपको खींचते भी थे। पांडे जी माशाल्लाह आज भी इस उम्र में भी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। तो इस आवाज़ को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं? अब ये तो एक भगवत प्रदत्त चीज है, खुदादाद जिसे कहते हैं। तो इसमें मैंने अपनी तरफ से तो कोई प्रयत्न आज तक नहीं किया, बल्कि जितने काम किए वो ऐसे थे जो लोगों की नजरों में आवाज को बिगाड़ने वाले होते मगर फिर भी अपना आवाज चलती रही। जी। अच्छा पांडे जी, कभी एक सेंटेंस या एक बात में किसी ने आपसे कुछ कहा हो और आपको लगा हो कि अब तक की जो आपकी मेहनत है वो सफल हुई? हाँ, मतलब एक बार ऐसा हुआ था, अब वैसे तो मिलते ही रहते थे लोग बात। एक हमारा प्रॉब्लम आया था यूनियन का, तो उसमें 2-3 आदमी थे। उसमें सितांशु बहादुरी थे, शमीम था, मैं था, 2 और थे। तो अपना प्रॉब्लम एक कागज में लिख के हम ले गए और मिसेस गांधी से हमने उनके पीए से टाइम अपॉइंट किया। फिर वो टाइम उन्होंने हमें दे दिया और हम चले गए। तो उनके घर में बड़ी भीड़ लगी रहती थी। मुल्क के कोने कोने से लोग आके अपनी समस्याएं उनके सामने रखते थे, सब कुछ था। तो वो सब इधर उधर से घूमते घूमते फिर यहाँ आए। तो वो उसने कह दिया, असल में मैंने तो कुछ अपना परिचय दिया नहीं, मेरे हाथ में कागज था। उन्होंने कहा सर ये हम लोग रेडियो से आए हैं, ये देवकीनंदन पांडे हैं, ये प्रॉब्लम हमारा। अच्छा तो आप हैं? ये मुझसे मिसेस गांधी ने जब कहा तब मैंने कुछ अपनी इम्पोर्टेंस, कुछ जरा गर्व जैसा भी हुआ, कुछ अपनी इम्पोर्टेंस भी समझी कि हाँ हम भी कुछ है। पांडे साहब, आप ने तो 40 बरस न्यूज़ रीडिंग में बिताए हैं, तो आपकी नज़र में एक अच्छे न्यूज़ रीडर की, एक उम्दा न्यूज़ रीडर की क्या सिफत होनी चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कि एक न्यूज़ रीडर जो है वो लोगों में, जनता में मकबूलियत हासिल कर सके? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली स्पीकिंग, देखिए कि जिस भाषा में आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उस भाषा का एक अच्छा ज्ञान, उस भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण, तलफ़ुज़ आपका, और जो पढ़ने का आपका ढंग है, न्यूज को पेश करने का आपका ढंग है, वो सब, अब ये सब बातें मिलके एक चीज पैदा करती हैं जिसे कहते हैं वॉइस कल्चर। जी। अगर वो कल्चर आपकी जबान में है तो आपका पढ़ना, आपका बोलना, हर चीज सुनने वाले को पसंद आएगी। हमने ऐसा सुना है कि आप बहुत ही रसिक और रंगीले और रोमांटिक किस्म के व्यक्ति रह चुके हैं तो ये कहाँ तक सच है? ऐसा है हांडा साहब, अगर आपने ठीक इससे उल्टा सवाल इस वक्त इस उम्र में पूछा होता तो वो ज्यादा बेहतर होता। वो ये कि आपने पूछना ये चाहिए कि पांडे जी, अगर आप परलोक में विश्वास रखते हैं तो उसे सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो खैर, अब हांडा साहब ऐसा है कि जहां तक रंगीनियों का सवाल है, ये एक पर्टिकुलर एज में शोभा भी देता है और अच्छा भी लगता है। तो जाहिर है कि उस एज से हम भी गुजरे, तो एक इसमें
जो आपकी उम्र है खासतौर से, है कि नहीं? जी इसमें दिल की बस्ती पूरी तरह से आबाद रहती है, ये भी आप जानते हैं। और वो आबाद बस्ती, ये भी आपने शायद सुना हो जी कि दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, लूटने वाले को तरसती है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। है कि नहीं? जी तो ये चीज असल में है। तो वो सिलसिला अपना थोड़ा बहुत चलता ही रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो मेरा ख्याल है कि हर एक की जिंदगी के साथ चलता ही रहता है, किसी के साथ कम, किसी के साथ जरा ज्यादा। जी हो सकता है मेरे साथ थोड़ा ज्यादा हो गया हो। अच्छा पांडे जी, आपसे बातें करने का बहुत मजा आ रहा था। और उसमें ये भी था ना कि अब जिंदगी को समझना भी तो बड़ा मुश्किल काम होता है। आप जानते हैं, एक साहब ने एक बार मुझे एक शेर सुनाया था कि मैं जिंदगी के साथ बहुत दूर तक गया, मैं जिंदगी के साथ बहुत दूर तक गया, अब ये और बात है कि तारुफ ना हो सका। बातों बातों में, मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हो उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में